वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद नेगी बायोलॉजी क्लासेस। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका है जेनेटिक्स। जो आपकी यूनिट है उसमें जो चैप्टर है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जो है आज का जो लेक्चर हम बेसिकली लेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के ऊपर, कि जो आपका फादर ऑफ जेनेटिक जिनको हम बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस प्रकार से वर्क किया और किस प्रकार से उन्होंने अपना रिजल्ट जो था वो रिप्रेजेंट किया और किस प्रकार से उनको क्या मिला, उनका जो उन्होंने मटर के पौधे पे क्या अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किस प्रकार से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो मटर के पौधे पे जिसको हम पाइसम सटाबियम कहते हैं उस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है उससे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म था वो 1822 में हुआ था। ठीक है, अब कहाँ पे हुआ था? हेंडेनडॉर्फ एक जगह है, ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये आज जो माने कि पड़ता है वो जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, सिलीसिया विलेज ऑफ जर्मनी, यहाँ पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो इनको आप जो ये चीजें मैं यहाँ पे बोर्ड में बता रहा हूँ आपको, उनको आपको नोट भी करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इसका जन्म है 1822 में हेंडेनडॉर्फ में इनका जो जन्म हुआ था, और सिलीसिया विलेज ऑफ जर्मनी, इसको आज हम इस नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या था बेटा, एक मॉन्क थे, ठीक है, एक पादरी थे, चर्च में काम करते थे, कोई विशेष इनका ऑक्यूपेशन नहीं था। तो मॉन्क वहां पे थे एंड नॉट ए ग्रेट टीचर बट वेल ट्रेन्ड इन मैथ, स्टैटिक्स, फिजिक्स एंड इंटरेस्टेड इन प्लांट्स एंड हेरिडिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये एक अच्छे टीचर नहीं थे बेटा, ठीक है, एक अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही क्या था, वेल ट्रेन थे। ये मैथ्स इनको बहुत अच्छे से आती थी, स्टैटिक्स इनको बहुत अच्छे तरीके से आती थी, फिजिक्स इनको बहुत अच्छे से आती थी, और ये बड़ा इंटरेस्ट लेते थे प्लांट्स एंड हेरिडिटी के चीज़ों में। ये बड़ा इंटरेस्टेड क्या करते थे, अपना लेते थे। ओके, तो नॉट ए ग्रेट टीचर का मतलब यह है कि इनको नॉलेज तो बहुत था, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि द वे ऑफ एक्सप्रेशन जब ये बोलते हो तो किसी को जो सामने वाला है उसको समझ में नहीं आता हो। ठीक है, तो कहा जाता है इनके बारे में कि एक अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन ये बहुत ही ट्रेंड थे अपने मैथ सब्जेक्ट में, स्टैटिक्स में, फिजिक्स में, और बड़ा इंटरेस्टेड था इनको प्लांट और हेरिडिटी के चीज़ों में। अब क्या हुआ 1851 में कहाँ चले गए? वियना चले गए स्टडी करने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री जो थी इसको वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे पढ़ने के लिए चले गए। प्लांट हाइब्रिडेशन के ऊपर से वर्क करने के लिए वहाँ पे चले गए। तो काफ़ी स्टडी इन्होंने क्या की 1851 में इन्होंने वियना में की। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है कि जो आपके मेंडल थे वो कौन से ईयर में आपके वियना की ओर क्या किए गए। तो वियना की ओर ये गए थे कब? 1851 में कहाँ चले गए? आपके वियना चले गए थे। ठीक है, और इन्होंने वहां पे क्या पढ़ा? इन्होंने वहां पे नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स वहां पे इन्होंने पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वियना में गए तो जब ये वहां पे रहते थे, तो जब चर्च में रहते थे वहां पे, तो क्या हुआ कि वहां पे बेसिकली क्या होता था कि इनको एक वर्क दिया गया कि आपने क्या करना है कि जो वहां पे जो चर्च में जो लोग रहते हैं उनको जो उनका गार्डन होगा वहां पे उनको सब्जी भी देनी है। ठीक है, सब्जी उगानी है वहां पे। तो ये बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि इनको वैसे ही जो प्लांट्स है उनमें इंटरेस्ट था। ठीक है, और प्लांट हाइब्रिडेशन के कामों में इनको बड़ा क्या था, इंटरेस्टेड था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, वहां पे मटर के पौधे उगाने क्या किया, स्टार्ट किए। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने ये अपनी स्टडी भी वहां पे कर रहे थे। ठीक है, एक साइंटिफिक एक स्टडी भी वहां पे कर रहे थे। तो ये कब इन्होंने स्टार्ट किया? तो स्टार्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने अपना जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन था वो 1856 में। ठीक है, जो ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1856 में क्या किया इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब जो एक्सपेरिमेंटल जो टाइम पीरियड था इनका कि किस समय काल में इन्होंने ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना समाप्त किया, तो 1856 से लेकर 1863 के बीच इन्होंने क्या किया, पूरा अपनी स्टडी यहाँ पे क्या की, इन्होंने चालू रखी। ठीक है, मैंने कि इसके बीच उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 1856 से लेकर और 1863 के बीच उन्होंने क्या किया, अपनी स्टडी कंप्लीट की। इसके बाद क्या हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल जो टाइम पीरियड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इन्होंने अपना पहला रिजल्ट था वो कोई साइंटिफिक कमेटी होगी उसके सामने रिप्रेजेंट किया, और कब किया? 1865 में। 1865 में इन्होंने अपना रिजल्ट प्रेजेंटेड किया। जो साइंटिफिक कमेटी होती थी उस टाइम की, उस टाइम पे उन्होंने अपना रिजल्ट वहां पे प्रेजेंटेड किया, और उसके बाद इन्होंने जो अपना रिजल्ट था उसको पेपर पब्लिश भी किया, मतलब किसी पेपर में इन्होंने क्या किया, पब्लिश भी किया। और ये कब किया? 1866 में क्या किया इन्होंने, पेपर को अपना रिजल्ट को क्या किया इन्होंने, बेसिकली पेपर में पब्लिश किया, और उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके मेंडल थे उन्होंने जो अपना पेपर पब्लिश किया था तो कौन सा पेपर का टाइटल क्या था। ठीक है, तो पेपर का बेसिकली टाइटल क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या था, बेसिकली इसका एक पेपर टाइटल था। अब बेटा क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना पेपर माने कि इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, तो पेपर पब्लिश करते समय, ठीक है, या उसके बाद किसी ने भी इनके एक प्रकार से जो इन्होंने उस टाइम इन्होंने बोला उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, एक्चुअली उस टाइम पे बेसिकली क्या था कि चार्ल्स डार्विन उस टाइम पे बड़े फेमस थे, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी उस टाइम पे दी थी, तो वो थ्योरी उस टाइम पे क्या थी, बड़ी फेमस थी। हालांकि चार्ल्स डार्विन का विरोध करने वाले भी उस टाइम पे बहुत थे, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो उस टाइम पे बाइबल जो चलती थी, क्योंकि उस टाइम में पूरा का पूरा क्या था, धार्मिक एक प्रकार से क्या था, वातावरण था। ठीक है, बाइबल में पहले से लिख दिया गया था कि जो आपकी पूरी की पूरी अर्थ है उस अर्थ को 7-8 दिन में बनाया गया है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग सबसे लास्ट में आई, तो इस प्रकार की धारणाएं उस टाइम पे चलती थी। तो लोग ये विश्वास करने के लिए बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे उस टाइम पे कि भाई इस प्रकार की चीजें हो रही होंगी, ये जीन्स इस प्रकार से जा रहे होंगे, फैक्टर हो रहे होंगे। ठीक है, ये लोग विश्वास मानने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि ये आप जब डार्विन ने यहां तक बोला कि भाई जब बंदर हमारे क्या है, पूर्वज हैं, तो उन्होंने डार्विन के खिलाफ क्या एक मोर्चा खड़ा कर दिया था। जब उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने पूरा का पूरा एक प्रकार से डार्विन पे एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। क्यों क्या, क्योंकि इसीलिए कि डार्विन ने क्या किया, इतना ही बोला कि भाई कि हम लोगों का सिलेक्शन जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हुआ है। ठीक है, उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, तो उस टाइम पे कुछ लोग, एक धड़ा जो था वो चार्ल्स डार्विन के विरोध में था, एक धड़ा जो था वो चार्ल्स डार्विन के समर्थन में था। और उसी बीच जो आपकी जो 1866 में जब इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, तो इस पेपर को किसी ने क्या नहीं किया, किसी ने पढ़ा नहीं, अनदेखा हो गया ये पेपर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, 19 जो आपका 1900 के दौर में, ठीक है, 1900 के दौर में क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट थे बेसिकली, ह्यूगो डिब्रिज, कॉल कॉरेंस एंड सेमार्क। ठीक है, ये आपके जो ह्यूगो डिब्रिज थे ये बेसिकली थे आपके हॉलैंड के, जो कॉल कॉरेंस थे ये आपके थे जर्मनी के, और जो सेमार्क थे ये आपके थे कहां, ऑस्ट्रिया के। अब क्या हुआ, इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर के पब्लिश में इन्होंने ये बताया कि भाई ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रकार की स्टडी की। ठीक है, इस प्रकार का उन्होंने किया। तो जब इन्होंने अपना पेपर देखा, इन्होंने ये एक साथ बेसिकली काम नहीं करे थे, ये अलग अलग तीनों की तीनों साइंटिस्ट क्या करे थे, अपना अलग अलग क्या करे थे, स्टडी करे थे। और जब इन्होंने स्टडी की तो तब देखा कि भाई इन्होंने क्या कि जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया था पहले। उन्होंने तो पूरी एक प्रकार से हेरिडिटी की पूरी जो उस टाइम पे मिस्ट्री थी उस पूरे को क्या कर दिया था, उन्होंने सॉल्व कर दिया था। इसके बाद रीडिस्कवरी भी माने कि जो आपके मेंडल के जो लॉ थे उस टाइम पे उनकी रीडिस्कवरी की गई 1900 के दौर में। ठीक है, और 3 साइंटिस्ट ने की थी, ह्यूगो डिब्रिज, कॉल कॉरेंस और सेमार्क ने। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वो 3 साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के जो लॉ थे, जो नियम थे, उनकी रीडिस्कवरी की। यानी कि जो मेंडल ने उस टाइम पे पेपर पब्लिश किया था, जो वर्क किया था, उसको रीडिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट थे आपके ह्यूगो डिब्रिज, कॉल कॉरेंस और सेमार्क। अब ऐसा नहीं है कि मेंडल सीधे आए, मेंडल ने सीधे वर्क स्टार्ट कर दिया और उसके बाद सीधे के सीधे क्या हुआ, मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे कि जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस जैसे करैक्टरों पे क्या कर रहे थे या जेनेटिक्स पे वर्क कर रहे थे, वो पहले साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने वर्क किया था, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे थे। आगे मैं इन पे डिस्कस करूंगा कि भाई कि वो कौन सी गलतियां कर रहे थे, किस प्रकार की गलतियां वो कर रहे थे, क्यों वो रिजल्ट नहीं निकाल पाए। लेकिन जो जैसे कॉल रूटर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, कॉल रूटर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तंबाकू के प्लांट पे, ठीक है, जो आपका तंबाकू टोबैको प्लांट्स होता है, उस टोबैको प्लांट पे क्या किया, वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सालों तक उस प्लांट पे वर्क किया, लेकिन कोई भी रिजल्ट वो नहीं निकाल पाए। ठीक है, नगेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, आपका एक्सपेरिमेंट किया, वो भी कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाए। लेकिन क्यों ग्रेगर जॉन मेंडल ने रिजल्ट निकाल पाए, क्यों वो जेनेटिक्स के इतने करीब आ पाए, क्यों वो जेनेटिक्स की मिस्ट्री के इतने नजदीक आ पाए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि जो प्लांट उन्होंने चूज किया, ठीक है, जो उन्होंने मटर का प्लांट चूज किया था, जो पाइसम सटाबियम का प्लांट चूज किया था, उसकी बहुत बड़ी क्या थी, कुछ एक प्रकार से बेनिफिट थे उनकी। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट थे आगे हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो आपका जो मेंडल थे, उन मेंडल ने जो पाइसम सटाबियम जो प्लांट था उसको क्यों चूज किया, क्यों उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सटाबियम का, क्यों उन्होंने केवल एक ही प्लांट जो मटर का प्लांट था उसको क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया।
तो पहली बात क्या थी कि जो इजी अवेलेबिलिटी ऑन ए लार्ज स्केल, जो आपका मटर का प्लांट है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो लार्ज स्केल पर बहुत इजीली से मिल जाती है हमको। इसलिए क्या था, उन्होंने पहला तो बेनिफिट क्या था उनका, ये था कि मटर प्लांट बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल था। दूसरा, मैनी वेराइटीज आर अवेलेबल विद डिस्टिंक्ट करेक्टर, जो आपकी मटर की जो बहुत सारी वैरायटी क्या है आपकी पूरे के पूरे क्या है वर्ल्ड में क्या है मौजूद है, तो वैरायटी मौजूद है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या था उनका थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है। तीसरा था, जो मटर का प्लांट था उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं उसमें, और क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों चीज हम लोग कर सकते हैं उसमें, या तो हम उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी उसमें करवा सकते हैं, अगर हमको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी उसमें करवा सकते हैं। ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, आई थिंक आपको ये चीजें आती होंगी। ठीक है। तीसरा है कि जो पी प्लांट था उसका शॉर्टर लाइफ साइकिल है, मतलब कि एनुअली प्लांट होता है, मतलब एक ही साल में उसका पूरा का पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो एनुअली प्लांट मतलब कि उसके रिजल्ट भी हमको बहुत जल्दी क्या मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। ठीक है। इसीलिए जो पी प्लांट था उसका शॉर्टर लाइफ साइकिल था, और शॉर्टर लाइफ साइकिल होने की वजह से जो उसमें हम लोग जो हम लोग उसमें जो उसकी जनरेशन को देखना चाहते हैं बहुत इजीली से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मेंडल थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मेंडल ने मटर के प्लांट में जो पाइसम सटाबियम का प्लांट था उसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को देखा। ठीक है ना, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने पेयर देखे उन्होंने, 7 पेयर, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने मटर के प्लांट में देखा, और उन्होंने ऐसे ही प्लांट क्या के चूज किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो 7 पेयर ऑफ जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले प्लांट्स थे उन्हीं को उन्होंने क्या क्या चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है। अभी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हुआ, देखो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब ये है कि ऐसा करेक्टर जो उसका मतलब विरोधाभासी करेक्टर हमारे पास मौजूद है। मतलब जैसे मैंने बोला कि भाई कि जैसे टॉल प्लांट, ठीक है ना, मैंने बोला भाई टॉल प्लांट, अब टॉल प्लांट का जो विरोध है, जो अपोजिट है, वो क्या है, ड्वार्फ है। इजिली क्या है उसका, ड्वार्फ है। तो मटर का प्लांट एक टॉल भी होगा तो एक क्या होगा आपका, ड्वार्फ भी होगा। तो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओके। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई जैसे आपका फॉर्म ऑफ सीट, सीट किस प्रकार का उसका फॉर्म है, तो एक सीट का फॉर्म क्या होगा, राउंड हो गया। ठीक है। तो राउंड तो गोल हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, रिंकल। तो रिंकल क्या होगा उसका, एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है। तो इसी प्रकार के 7 प्रकार के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड उसने क्या किया, चूज किए। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब यह है कि द ट्रेड्स विच ऑलवेज अपीयर इन 2 अपोजिट कंडीशन, वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव आर कॉल्ड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। अब ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें जो एक कैरेक्टर होगा वो डोमिनेंट होगा, और दूसरा करेक्टर जो होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। और डोमिनेंट कौन सा करेक्टर होगा, जो क्या होगा, जो थोड़ा सा अच्छा करेक्टर होगा। जैसे टॉल और ड्वार्फ में अच्छा करेक्टर कौन है, टॉल है, तो वो ऑलवेज टॉल क्या होगा आपका, डोमिनेंट ट्रेट होगा इसमें। ठीक है। येलो और रिंग जो आपका राउंड और जो रिंकल आपका क्या है, शेप जो फॉर्म ऑफ सीड है आपका, तो उसमें राउंड क्या है, अच्छा करेक्टर है, तो ये डोमिनेंट है। आगे हम बात करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की। ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जब हमारे पास किसी ट्रेट का अपोजिट ट्रेट क्या है, मौजूद है। यानी कि जब हमारे पास टॉल है तो टॉल का अपोजिट ड्वार्फ है। तो ऐसे प्लांट, ऐसा प्लांट जिसका हमको टॉल हमारे पास मौजूद है और ड्वार्फ भी हमारे पास मौजूद है, दैट्स नोन एज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है। अब वो 7 पेयर कौन कौन से थे, तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे फॉर्म ऑफ सीड, ठीक है, आपका एक राउंड है और दूसरा क्या है आपका, रिंगल है। उसी प्रकार कलर ऑफ कोटिलीडॉन्स, एक येलो है एक ग्रीन है। उसी प्रकार कलर ऑफ फ्लावर, एक वॉयलेट है एक वाइट है। उसी प्रकार कलर ऑफ पॉट, एक ग्रीन है एक येलो है। उसी प्रकार एक शेप ऑफ पॉट, एक इन्फ्लेटेड है एक कंस्ट्रिक्टेड है। फिर फ्लावर पोजिशन क्या है, एक एक्साइल है एक टर्मिनल है ना। फ्लावर पोजिशन मतलब जैसे फ्लावर एक्साइल यहां लग रहा है और टर्मिनल इस प्रकार से इधर लग रहा है। ठीक है। तो एक्साइल टर्मिनल इस प्रकार से क्या फ्लावर पोजीशन है। फिर स्टेम की हाइट क्या है, एक टॉल प्लांट है एक आपका ड्वार्फ प्लांट है। तो दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये क्या है आपके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। और इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि मेंडल ने क्या किया, इन सारे के सारे जो आपके जो ये प्लांट्स मैंने किस प्रकार के जो प्लांट्स थे उनको क्या किया, इन्होंने इकट्ठा शुरू करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। मैंने कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट क्या किए, खोजे उन्होंने। अब 14 ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट कैसे,
जैसे मान लीजिए आपका ये माने कि ये राउंड सीड वाले प्लांट को इकट्ठा किया उन्होंने, रिंकल सीड वाले प्लांट को इकट्ठा किया उन्होंने, ठीक है। अब ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है इसको भी हमको समझना है, ठीक है ना। देखो देखो ना, 7 प्लांट ये चूज किए, राउंड सीड वाले, येलो कॉर्डिनॉन वाले, है ना, वॉयलेट फ्लावर वाले, ग्रीन पॉड वाले, ठीक है, इन्फ्लेटेड शेप वाले पॉड वाले, ठीक है, और एक्साइल फ्लावर पोजीशन वाले, और स्टेम हाइट टॉल वाले। इन्होंने 7 प्लांट ये चूज किए, 7 प्लांट ये चूज किए, तो टोटल कितने हो गए आपके 14, ठीक है। 14 ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट इन्होंने क्या किए, सिलेक्टेड किए। अब ये ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, देखो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं लगातार, ठीक है ना, अगर हम ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे लगातार, तो हमको केवल वही प्लांट मिलेगा, हमको दूसरा प्लांट, दूसरे कैरेक्टर वाले प्लांट हमको नहीं मिलेगा। एग्जांपल ये है कि मान ले जाए मैंने टॉल प्लांट जो है वो ट्रू ब्रीडिंग का लिया हुआ है, एक ऐसा प्लांट है मेरे पास जो टॉल है, ठीक है, और वो ट्रू ब्रीडिंग का है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि जो इसके बच्चे होंगे, जो इसके सीड होंगे, वो भी क्या होंगे, टॉल होंगे। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हूं, क्रॉस पॉलिनेशन करूंगा तब नहीं होगा। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा हूं तो मुझे केवल टॉल ही प्लांट ही मिलेगा, मुझे ड्वार्फ प्लांट मिल ही नहीं सकता। दैट इज नोन एज द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। अरे बात समझ, अगर मान लीजिए मैं ड्वार्फ प्लांट लेता हूं, ठीक है, तो ड्वार्फ प्लांट होगा, जब मैं इन ड्वार्फ प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा तो मुझे ड्वार्फ प्लांट ही मिलेगा, मुझे टॉल प्लांट मिल ही नहीं सकता जब तक मैं क्या ना कराऊं, क्रॉस पॉलिनेशन कराऊं। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा हूं तो मुझे अगर ड्वार्फ ही प्लांट मिल रहा है, लगातार मुझे ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है, कई सेवरल जनरेशन तक मैं अगर सेल्फ पॉलिनेशन करूंगा तो मुझे अगर केवल ड्वार्फ प्लांट ही मिलेगा, दैट इज नॉन एज द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ओके, तो मेंडल ने क्या किया, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्लांट्स को खोजा, उसके बाद उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग वाले प्लांट को मैंने कि एक प्रकार से सिलेक्टेड किया। ओके, जैसे माने जाए राउंड जो आपका सीड वाले प्लांट, तो अगर राउंड सीड वाले प्लांट के अगर सीड होंगे, ठीक है, तो उनके हमेशा राउंड ही सीड होंगे जब तक हम किसमें क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका मैंने कि मेंडल के जो आपके 14 जो थे, क्या थे, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे, इस प्रकार से उन्होंने क्या इसको चूज किया। अब मैंने आपसे कहा था भाई कि जो मेंडल थे, मेंडल क्या ऐसी बात कर रहे थे कि मेंडल क्या ऐसी के एक्सपेरिमेंट में क्या ऐसी खासियत थी कि वो मैंने कि एक प्रकार से जेनेटिक्स के इतने नजदीक पहुंच गए, और जो आपके कार्ल र्यूटर थे, नगेली थे, ये नहीं पहुंच पाए, जबकि एक्सपेरिमेंट तो दोनों कर रहे थे। ये मेंडल जो थे बेटा, मेंडल क्या कर रहे थे, मेंडल ने यही तो करेक्टर अलग अलग किए थे, वो सारे करेक्टर, मिक्स करेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा रहे थे, ठीक है ना। जब देखो, जैसे मेंडल 2 प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आगे हम पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, अभी केवल इतना समझो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है, वो क्रॉस होता है जब हम किसी एक ही करेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अरे बात समझ, जैसे हमने केवल एक ही करेक्टर ध्यान में रखा कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि टॉल और ड्वार्फ पे अगर मैं क्रॉस पॉलिनेशन कराता हूं टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में, अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कराता हूं, कोई भी पॉलिनेशन कराता हूं, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। मैंने कि वो केवल एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखे क्या कर रहे थे, एक प्रकार से क्रॉसिंग करा रहे थे, जबकि जो आपका जो कार्ल र्यूटर थे, जो अदर साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, वो सारे के सारे कैरेक्टर मिक्स करे थे। जैसे मान लीजिए टॉल प्लांट ले लिया उन्होंने, वॉयलेट फ्लावर ले लिया, इन्फ्लेटेड पॉड ले लिया, इस प्रकार के क्या कर रहे थे, वो कैरेक्टर को एक साथ ही मिक्स कर दे रहे थे। और जब मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उनका रिकॉर्ड रखना बड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, उनका सारा का सारा जो उनको देखना भी बड़ा, क्या वॉच करना भी बड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए क्या वो सारे के जो साइंटिस्ट थे आपके क्या हो रहे, वो फेल रहे। और मेंडल ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इस प्रकार से क्रॉसिंग कराना स्टार्ट की। एक विशेष तरह के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग करवाए। और तब जाके जो मेंडल थे, उन्होंने केवल वो क्या हुए, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या हुए, वो सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, किस प्रकार से मेंडल की लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई, किस प्रकार से क्यों उन्होंने पाइसम सटाबियम प्लांट को चूज किया। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है कि क्या ऐसी खासियत थी पाइसम सटाबियम में जो उन्होंने उसका क्या किया, उन्होंने इसको चूज किया। देन उसके बाद 7 कॉन्ट्रास्टिंग, जो आपके 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स
कौन कौन से थे, तो ये करेक्टर हैं, ठीक है, आपको इनको भी याद करना है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होता है, ठीक है, जब किसी करेक्टर का अपोजिट करेक्टर हमारे पास मौजूद है तो उसको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लान क्या किए, सिलेक्टेड किए। ये ट्रू ब्रीडिंग प्लान या प्योर प्लांट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को दूसरा नाम बोला जाता है प्योर प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट उन्होंने चूज किए थे, वो ट्रू ब्रीडिंग प्लान जो उन्होंने चूज किए थे, तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होते क्या हैं, तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो प्लांट होते हैं जब हम लगातार उन प्लांट में लगातार सेल्फ पोलिनेशन करें तो उनमें दूसरा करेक्टर आने की संभावना ही नहीं है। अगर हम टॉल प्लांट को क्या कर रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें टॉल प्लांट ही क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, दूसरा करेक्टर उसमें आएगा ही नहीं जब तक हम उसमें क्रॉस पोलिनेशन न कराएं, अगर सेल्फ पोलिनेशन हम उसमें करा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो अब इसके बाद हमारे पास जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग जो आपका जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील, एलिलोमॉर्फ, ठीक है, ये शब्द यूज करते हैं। जीन क्या होता है, ठीक है, जीन में लोकस क्या होते हैं, तो इनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको समझ गए तो आगे जेनेटिक्स आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इजी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।